एक तरफ है सोना और दूसरी तरफ हमारे देश की करेंसी। क्या गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ होती है? कौन बैक करता है? कैसे चेंज होती है? और आज जो गोल्ड की वैल्यू ऑल टाइम हाई पर गई है वो किन कारणों से गई है? शायद कुछ लोग कहेंगे शायद खरीदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ लोग कहेंगे अरे नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, गुड़ी पड़वा, इस वजह से खरीदारी बढ़ गई होगी। लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया ऑफिस का कहना है कि डिमांड तो पिछले इस क्वार्टर में स्टेगनेंट रही है, फिर कैसे भाव बढ़ गया? और उसके बाद जो हमारी करेंसी है और गोल्ड है, इसमें किसकी वैल्यू बढ़ती है? तो आप कहेंगे सर गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, ये तो बहुत इजी सी बात है, करेंसी की वैल्यू थोड़ी ना बढ़ती है। करेंसी इंडिया की, लेकिन अगर करेंसी एक्सचेंज रेट की बात करें, डॉलर की तुलना में रुपये के भाव की बात करें, तो क्या हर करेंसी का रिलेशन गोल्ड के साथ सेम होता है या अलग अलग होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है गोल्ड की। इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। और आज ये गोल्ड में सडन इतना हाइक क्यों हुआ है, पिछले 3-4 दिन का ये आप हाइक देख लीजिए, इसके कारणों को जानेंगे। इसमें जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व हैं, जानते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि देखिए नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, शुभकामनाएं आपको, लेकिन ये कारण नहीं है। एक रीजन कहा गया कि इंटरेस्ट रेट जो है, जो यूएस डॉलर पर बैक्ड करके जो फेडरल रिजर्व गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है, तो उसका इंटरेस्ट रेट स्पेकुलेशन से डाउन होगा। तो आप कहेंगे सर ये बात अपनी समझ से बाहर है। कोई भी बात आपकी समझ से बाहर है नहीं, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जब मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो मान लीजिए एक पेपर की बात कर रहा हूं, एक्चुअल में एक पेपर ही होता है, आजकल डिजिटल फॉर्म में भी मिल जाता है। तो जैसे कि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, इसी तरीके से यूएस का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है। तो एक पेपर इशू करता है, उस पेपर पर कुछ अमाउंट लिखा हुआ है और एक इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, यानी कि 5% से मान लीजिए ख्यालों में 10% हो जाए, तो मुझे बताइए वो एक सेफ ऑप्शन है कि नहीं इन्वेस्टमेंट का? आप कहेंगे बिल्कुल सेफ है। अरे भाई फेडरल रिजर्व है, यूएस का सेंट्रल बैंक है, वो थोड़ी ना आपका पैसा लेकर कहीं भाग जाएगा। तो इसी वजह से जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ बिग अप्रूव्ड कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो अपना बिग अमाउंट पार्क कर देते हैं इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, यानी कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा अमाउंट यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का अगर किसी देश के पास है, वो चाइना के पास है। चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे बड़ा अमाउंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। खैर, अभी आज की स्टोरी में चाइना का भी एंगल इन्वॉल्व है कि चाइना भी कारण है जो रीसेंट हम अप देख रहे हैं, और वो ऐसा क्यों कर रहा है वो भी जानेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए। तो देखिए ये जो पेपर है, इसमें मैंने 5% से 10% कर दिया। मैं मानकर चल रहा हूँ अपने आप को फेडरल रिजर्व। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो अप्रूव्ड कॉर्पोरेट्स हैं या बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपना पैसा पार्क कर दिया किसके पास? फेडरल रिजर्व के पास। तो आप कहेंगे इससे उन्हें क्या फायदा हुआ? देखो आपके हाथ में दे दिया पेपर, तो एक तरीके से मार्केट में मनी की सप्लाई को हमने कर दिया कंट्रोल। तो मार्केट में मनी की सप्लाई कंट्रोल हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? अरे यार बिल्कुल होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मार्केट में पैसा फ्लोट कर रहा था और मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो आप कहेंगे सर आप पर तो विश्वास है, चलो आपके पास रखवा देते हैं पैसा, आप हमें पेपर दे दीजिए। जो समय इस पर लिखा है, जो महीने इस पर लिखे हैं, मान लीजिए 1 साल, ठीक है। तो 1 साल बाद जब आप वापस इस पेपर को लेकर आएंगे, तो आप मेरे से अपना ये पैसा तो लेकर ही जाना, साथ में मैं एडिशनली आपको कुछ इंटरेस्ट भी दे दूंगा। तो ये तो आपने मुझे दिया था, मैंने कहा लो भाई, क्योंकि पेपर पर मैंने लिख कर दिया था कि इंटरेस्ट रेट है, तो पेपर मुझे वापस दे दो, ये इंटरेस्ट रेट ले जाओ। अब मुद्दा ये है, यहां पर क्या लिखा है कि अगर इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाए तो, यानी कि अभी तो 10% था, चलो भाई आप भी लालच में आ गए इन्वेस्ट करने और आपने कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैंने इस 10% से घटाकर 3% कर दिया तो आपके लिए क्या एक सेफ ऑप्शन होगा? मतलब सेफ इन द सेंस क्या गुड ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट का इन दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी? अरे नहीं होगा यार, 3%। तो इससे अच्छा आप क्या सोचोगे? यार गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, मतलब अगर मैं पिछले 20 सालों की तुलना बताऊं ना आपको, 20 सालों की, तो गोल्ड ने पता कितना रिटर्न दिया है? मात्र 533%। यानी कि अगर 20 साल पहले जो गोल्ड खरीदा था, उससे जो रिटर्न मिला है, जो बढ़त मिली है, वो 533% की मिली है। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी
पर इंटरेस्ट रेट होगा कम, जो कि आसार है आने वाले महीनों में यूएस करेगा, तो एस पर कम होगा, तो मुझे बताइए आपके पास ऑप्शन क्या होगा कि भाई अदर ऑप्शन में लगाओ। तो अदर सेफ ऑप्शन क्या है? गोल्ड। तो गोल्ड की डिमांड बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? अरे आप, हम छोटा मोटा कुछ ले लेते हैं, वो असली डिमांड नहीं है। ये जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये एक्चुअल डिमांड क्रिएट करते हैं। सेंट्रल बैंक्स जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे यूएस की इकोनॉमी में बिलीव करके इन ट्रेजरी बॉन्ड्स में, वो टन्स में फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। बात समझ में आई? तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो आपको बेसिक क्लियर होगा। WGC का क्लेम है कि भाई पिछले कुछ महीनों में देखें तो रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया में कोई खास डिमांड में राइज आया नहीं है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि भाई साहब इन्होंने तो नहीं बढ़ाया, तो कौन खरीद रहा है भाई फिर, अगर ये नहीं खरीद रहे। प्लस अगर मैं पिछले कुछ दशकों की बात करूं, 2 दशकों की बात करूं, तो नंबर ऑफ माइंस जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो बड़ी हैं। यानी कि टॉप 10 लिस्ट आप देख रहे हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व माइनिंग कहां हो रही है, आपको पता होना चाहिए चाइना, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया दिए हैं इसी सीक्वेंस में टॉप 3। तो अगर ये आप देख रहे हैं ये सारा एरिया शो कर रहा है कि यहां पर गोल्ड माइनिंग हो रही है। तो अगर गोल्ड माइनिंग ज्यादा हो रही है तो अगर नई माइंस डिस्कवर हो रही हैं तो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, और प्रोडक्शन अगर बढ़ा है तो फिर तो प्राइस ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। तो कहानी क्या है अभी जानेंगे। गोल्ड इतना वैल्यूएबल क्यों है? तो मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई गवर्नमेंट बैक्ड प्राइसिंग है। मतलब कि अगर मान लीजिए गोल्ड का अभी भाव 72 है, आपने 72 में ये आपने खरीद लिया, ठीक है, तो 500 रुपए के लिए तो क्या है कि हमारे फेडरल मतलब हमारा जो फेडरल मतलब सेंट्रल बैंक है RBI, तो गवर्नर साहब ने साइन किए हुए हैं कि भाई इसकी नोट की वैल्यू 500 रुपए ही रहेगी, टेंशन मत लो आप, 500 रुपए रहेगी। लेकिन क्या इस पर कोई गारंटी है कि इसकी वैल्यू 72,000 के हिसाब से ही रहेगी? कोई इसकी गारंटी नहीं है। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस इन गोल्ड। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। यहां पर तो साइन का गेम है, बैकिंग का गेम है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, राइट? हालांकि दोनों का इस्तेमाल मनी की तरह हो सकता है। आप गोल्ड देकर सामान खरीद सकते हैं, कोई और सामान, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड का एक बड़ा भाग गोल्ड से ही चलता था। जो करेंसी वाला सिस्टम है इट केम वे लेटर। अभी मैं इसके इवोल्यूशन की भी बात करूंगा, कैसे ये आया, आगे की कहानी जानते हैं। अब गोल्ड स्टैंडर्ड को ही देख लेते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है कोई देश अगर गोल्ड का भाव अपनी करेंसी में फिक्स कर दे। आप कहोगे ऐसा भी हो सकता है फिक्स कर दे? जी हां, ऐसा होता था। देखिए, इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे। जैसे कि यूएस ने अगर किया $500 पर आउंस, एक आउंस का मतलब है 28.395 ग्राम, तो मान लीजिए 28 ग्राम, मान लीजिए 28.39। आप कहेंगे सर 39.395 से तो बड़ा असर पड़ जाएगा, गोल्ड खरीद रहे हैं। मान लीजिए, चलिए, अब मुद्दा यह है कि अगर आपने फिक्स कर दिया कि $500 का 1 आउंस है, ठीक है, 28.395 ग्राम है, तो $1 की वैल्यू हम गोल्ड में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अरे भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर $500 में 1 आउंस आ रहा है तो $1 तो नीचे पहुंचा दो इस 500 को, तो पता लग गया कि 1/500th पार्ट जो है आउंस का वो है वैल्यू $1 की। तो जब हम गोल्ड स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई देश अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड को बैक करके बता रहा है। तो इसको हम गोल्ड बैक्ड करेंसी भी कहते हैं, इसको पेग्ड सिस्टम भी कहते हैं। तो अब इसका यूज होता है कि अब नहीं होता, अब इसको हटा दिया है। तो आप कहेंगे फिर तो यार गोल्ड की वैल्यू कम हो जानी चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान बार बार गोल्ड के भाव पे ही आ रहा है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आ जाएगा भाव भी समझ में आपको। लेकिन ऐसा करा क्यों गया? क्योंकि देखिए, अगर आपने बैकिंग कर दी कि भाई $1 की वैल्यू इतना गोल्ड है, तो जब भी आप कोई नया डॉलर छापेंगे, मतलब आपने नया करेंसी सर्कुलेशन में लाना चाह रहे हैं, तो आपको उसके बदले अपने करेंसी चेस्ट में, यानी कि सरकार को अपनी करेंसी चेस्ट में उतना इक्विवेलेंट गोल्ड रखना पड़ेगा। तभी तो जनता को बताएंगे कि भाई साहब आपके पास ये जो नोट है ना, इसकी वैल्यू जो गोल्ड है उसकी बैकिंग हमारे पास रखी है। तो एक तरीके से क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की, मतलब यहां पर सेंट्रल बैंक की जो करेंसी को रिलीज करने की लिमिट है, मतलब वो लिमिट लग जाएगी ना?
जब तक उतना गोल्ड नहीं खरीदोगे तब तक आप निकाल नहीं सकते नए नोट को, तो एक लिमिटेशन लग जाएगी। इसकी एक खास अच्छी बात यह थी, कहा गया कि इससे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स पर लिमिट लगेगी। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में आप कोई सरकार अगर नोट छापकर सर्कुलेट कर दे, तो ऐसे में उस नोट की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? अरे बिल्कुल होगी। जो चीज़ ज़्यादा सर्कुलेट हो जाएगी तो उसकी नोट की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो इस वजह से फ़ायदा भी कहा जाता था कि यार इसका तो फ़ायदा भी है, कम से कम लिमिट रहेगी कि कितना नोट आप छाप सकते हो, सर्कुलेट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि लिमिट भी लग गई है, तो ऐसे में दो इंस्टांसेस हुए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। अब उस समय सरकारों को लगा कि यार इस समय हमें अपनी इकोनॉमी को पुश करने की ज़रूरत है। और पुश कब होगी इकोनॉमी? इकोनॉमिक पुश का मतलब क्या समझते हैं? जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो मुझे बताइए, प्रोडक्शन का हवा में थोड़ा ना हो जाएगा, लोग ही तो प्रोडक्शन कराएंगे। और लोग प्रोडक्शन कराएंगे तो यानी कि लोगों को जॉब मिलेगी। लोगों के हाथ में जब पैसा जाएगा, क्योंकि भाई नौकरी कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा सामान भी खरीदेंगे। कोई सोप खरीदेगा, कोई शैम्पू खरीदेगा, सीमेंट एटसेट्रा, घर वगैरह बनवाएंगे। तो अल्टीमेटली उन सेक्टर्स में भी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसको हम इकोनॉमिक पुश कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक पुश होने के लिए डिमांड आना ज़रूरी है, और डिमांड के लिए हाथ में पैसा आना ज़रूरी है। तो इस वजह से सरकारें कई बार सोचती है कि ये सोल्यूशन है कि करेंसी का फ्लो बढ़ा देते हैं, नोट छापकर सर्कुलेट कर देते हैं। लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, गोल्ड बैक था। तो कहा गया यार फिएट करेंसी लाते हैं। फिएट का मतलब होता है, यहां पर फिएट रिप्रेजेंट करता है सॉवरन, यानी कि जैसे कि हमारी स्टेट सॉवरन है, संप्रभु है, यानी कि सुप्रीम पावर रखती है। यानी कि ये जो करेंसी है इस समय जो आप देख रहे हैं, जब इस पे साइन है तो ये फिएट करेंसी है। यानी कि इस 500 नोट की कोई एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वैल्यू गोल्ड में नहीं है। जो हमारा आरबीआई कह रहा हो कि नहीं इसके इक्विवेलेंट हम गोल्ड लेकर बैठे हैं, हमारा आरबीआई गोल्ड तो लेकर बैठा है, लेकिन वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में स्टेबिलिटी के लेकर बैठा है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर बैठा है। कोई एग्जैक्ट इक्विवेलेंट वाला सिस्टम नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? फिएट है। फिएट क्योंकि यहां पर जो साइन है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कानूनी रूप से इसकी यही वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कहते हैं फिएट सिस्टम। तो इससे एक तरीके से सरकारें आजाद हो गई कि भाई वो और ज्यादा करेंसीज को रिलीज कर सकती हैं, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज ऑफ द टाइम। बेनिफिट्स आपको बता दिए क्या होते थे। देखिए, सबसे पहले तो गोल्ड से ही चलता था सिस्टम, मतलब ट्रेड गोल्ड से होता था। तो मुझे बताइए, अगर किसी देश का ट्रेड सरप्लस में है, ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि वो ज्यादा अमाउंट का एक्सपोर्ट कर पा रहा है और उसको खरीदारी कम अमाउंट की करनी पड़ती है, तो ऐसे में उस देश के पास गोल्ड कंसेंट्रेटेड हो जाता होगा कि नहीं होता होगा? अरे बिल्कुल होता होगा। जब आप ज्यादा अमाउंट का सामान बाहर भेज रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, हमें चाहिए गोल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली विश्वास लोगों का गोल्ड में ही था। एक्चुअली गोल्ड, क्योंकि ट्रस्ट गोल्ड में आ गया था ना, तो इस वजह से आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। जो दूसरा देश है जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है कि क्रूड ऑयल इससे लेना है, ये सामान उससे लेना है, तो उसको बेचारे को भाई गोल्ड बेच देना पड़ेगा बदले में, तो उसके पास गोल्ड कम हो जाएगा। तो एक तरीके से गोल्ड बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड होता था। इवोल्यूशन जो है गोल्ड स्टैंडर्ड का कहा जाता है, ब्रिटेन से शुरू हुआ। 1821 इंग्लैंड ने कहा कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड लाएंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है अपनी करेंसी को बैक करेंगे गोल्ड से। और आपको पता है कि कॉलोनी थी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को तो फायदा ही था ना, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रही थी, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही थी, तो गोल्ड ला रही थी, दुनिया भर से गोल्ड को इकट्ठा कर रही थी। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की वेव थी उसको लीड कर रहा था एक तरीके से ब्रिटेन एक टाइम पर, तो एक तरीके से उसको तो भाई गोल्ड इकट्ठा होने का फायदा ही मिल रहा था ना। फिर इंटरनेशनल अडॉप्शन होने लगा, फ्रांस ने भी अडॉप्ट किया, जर्मनी ने भी अडॉप्ट किया। लेकिन जब ये क्राइसिस वाला समय आया, जो मैंने आपको बताया, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाला समय आया, तब लगा कि यार अब हमारे पास गोल्ड कम है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए इतना ज़्यादा गोल्ड हमने वैसे ही दे दिया, क्योंकि अलग अलग सामान हमें खरीदने हैं, अब और सामान खरीदने हैं, लेकिन उसके बैकिंग में करेंसी भी रिलीज नहीं कर सकते। तो फिर पता लगा कि यार ये तो लिमिटेशन वाली बात हो गई। यानी कि दुनिया को जरूरत थी एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी की। ग्लोबल रिजर्व करेंसी का मतलब है कि यार गोल्ड से छुटकारा पाओ, छुटकारा इन द सेंस डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए कि इसकी बैकिंग इतना गोल्ड होगा तभी हम उतने ही नोट रिलीज कर सकते हैं। कम से कम नोट तो हम अपने जरूरत के हिसाब से रिलीज कर लें। और रही बात हमारी करेंसी की वैल्यू की, वो किसी एक इंटरनेशनली वाइडली एक्सेप्टेबल करेंसी के मैच करके चल जाए। मैच करके मतलब कि उसके इक्विवेलेंट हम देख लेंगे। तो ग्लोबल रिजर्व करेंसी का स्टेटस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसने पाया? यूएस डॉलर ने पाया। उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी ये है
क्योंकि जैसे ही ये वाला सिचुएशन हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाला, तो उसके बाद ग्लोबल रिजर्व करेंसी की ज़रूरत पड़ी। 1931 में इंग्लैंड ने तो कह दिया कि भाई हम तो अब गोल्ड रिजर्व करेंगे नहीं, क्योंकि भाई उनको खासा नुकसान भी हुआ था वर्ल्ड वॉर्स में। तो उन्होंने कहा कि भाई वी नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर यूएस और फ्रांस जो है उनके पास बड़े गोल्ड रिजर्व्स उस समय पर थे। यूएस की इकोनॉमी को भी ज़रूरत आन पड़ी, तो उन्होंने भी गोल्ड की वैल्यू को चेंज कर दिया। देखिए, $20.67 पर आउंस से उन्होंने कर दिया $35 पर आउंस। आप समझ पा रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है $1 की वैल्यू अगर $1 छापना है, निकालना है, तो उसके लिए 1/20.67 इतना गोल्ड आपके पास होना चाहिए। लेकिन अब $1 की वैल्यू उन्होंने और कम कर दी एक तरीके से, क्योंकि अब मतलब एक तरीके से आपको उसके इक्विवेलेंट जो गोल्ड चाहिए वो और कम चाहिए। वो ऐसा क्यों करा? जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को पुश दे सके, कम गोल्ड रखकर भी ज्यादा डॉलर छापकर सप्लाई कर सके और इकोनॉमी को रिक्वायर्ड पुश दे सके। ये भी एक रीजन है। अब गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर, अब ग्रेजुअली जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 वाला टाइम आया, तो जुलाई 1944 में एक मीटिंग होती है ब्रिटेन वुड में, ब्रिटेन वुड, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में। अब यहां पर एक कंसेंसस बनता है कि यार इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में हर कोई गोल्ड पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। देयर आर नेशंस जहां पर भाई ट्रेड डेफिसिट है, गोल्ड इतना नहीं है, लेकिन अगर ये खरीदेंगे नहीं तो भाई फिर हमारा भी सामान कैसे बिकेगा? तो वी नीड टू फाइंड अ वे आउट। तो यहां पर ब्रिटेन वुड सिस्टम आया। आपने सुना होगा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इनको ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा जाता है, ब्रिटेन वुड के जुड़वा। ये दो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। आईएमएफ जिसकी जिम्मेदारी हुई कि भाई इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट्स, जो इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज होगा, जो ट्रेड होगा, उसको आप ओवरसी करेंगे, कुछ रेगुलेशन करेंगे, पॉलिसी गाइडेंस देंगे। वर्ल्ड बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए अलग से लोन भी प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग टर्म लोन, चीप लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये आया ब्रिटेन वुड सिस्टम। ब्रिटेन वुड सिस्टम, अब आप खुद सोचो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। 27 दिसंबर 1945 को यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, और इसमें मेजर पूल किसका है? डिप्लोमेटिक एफर्ट और साथ में जो पैसा है वो लगाने वाला देश कौन था? यूएसए था। क्योंकि यूरोप को तो इस समय रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, और उस समय मार्शल प्लान रिलीज होता है। मार्शल प्लान, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएसए के। मार्शल प्लान के तहत यूएसए कहता है कि यूरोप, तुम्हारी खस्ता हालत हो चुकी है, तुम्हें रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है। यूरोप ने कहा बिल्कुल जी जरूरत है। तो यूएसए कहता टेंशन मत लो, हम पैसा प्रोवाइड करेंगे। देखिए, अगर किसी को वर्चस्व हासिल करना है, हेजेमोन बनना है, तो उसको उस समय जो प्रिवलेंट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होगा। तो यूएसए ने कहा कि मैं इन इंस्टीट्यूशंस, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डॉलर की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। अगर डॉलर की सप्लाई बड़ी मात्रा में होगी, और उस समय जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स था यूएसए का, मतलब इकोनॉमी थी, वो काफी स्ट्रांग थी, तो आपको जो जरूरत है मुझसे खरीद लीजिए डॉलर में। प्लस अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, आपको भी जो ट्रेड करना है उसमें विश्वास किस में करिए? डॉलर में। तो गोल्ड पर आपकी डिपेंडेंस ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगी और डॉलर पर विश्वास करिए। यूएसए ने कहा कि देखो भाई, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आपकी करेंसी जो है वो तो आपकी इकोनॉमी की दशा को दर्शा रही है, क्योंकि आपने इस वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा झेला है, हम फायदे में रहे हैं कंपैरेटिवली, तो हमारी करेंसी में विश्वास मान सकते हैं। तो ऐसे में इनकी करेंसी में विश्वास आया। तो एक तरीके से यूएस की करेंसी वॉज बैक्ड बाय गोल्ड, and other currencies were actually majorly relying on US dollars exchange rate, यानी कि US डॉलर पर रिलाई करने लग गए। तो 1971 तक ये सिस्टम चला। फिर 1971 में लगने लगा कि यार नहीं, अब इससे भी नहीं होगा। ये क्या है यार, ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, डॉलर के कंपैरिजन में फिक्स हो जाता है। डॉलर और गोल्ड में जो रिलेशन है उसमें यूएस को अनड्यू एडवांटेज मिल रही है। तो फाइनली इसको लिबरलाइज किया गया। लिबरलाइज का मतलब है कि अब गोल्ड बैकिंग नहीं है। अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपकी करेंसी का है डिमांड ज़्यादा, तो आपका भाव बढ़ेगा ज़्यादा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पर गोल्ड की कीमतें आपके लिए, हमारे लिए तब भी बढ़ सकती हैं भले इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव ना बढ़ा हो। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे, क्योंकि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया हो गया कमजोर। कमजोर का मतलब क्या है? पहले मान लीजिए 60 रुपए में $1 था, फिर मान लीजिए 70 रुपए में $1 हो गया। तो भाइयों बहनों, कौन कारण है 70 रुपए का? सरकार कारण है। ऐसा कुछ ऐसा भाषण वाषण हो सकता है, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर वो 70 से 80 हो गया, समझ रहे ना बात को, तो 80 रुपए में अगर $1 हो गया, तो ऐसे में नाउ यू नीड 80 रुपीज
टू कन्वर्ट इनटू डॉलर एंड देन इंटरनेशनली आप उसको खरीद पाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर कोई, आप इंपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड को, है कि नहीं। तो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी में गोल्ड खरीदना महंगा हो जाता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट में रुपया कमजोर हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इंपोर्ट कर रहे हो ना आप। तो पहले 70 रुपए जोड़कर $1 में कन्वर्ट करा और जो भाव चल रहा है भाई उस भाव से ले लिया। अब इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के हिसाब से अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है, मान लो पॉइंट में, या नहीं भी आ रहा, लेकिन आपके और डॉलर में, रुपया और डॉलर में अगर रुपया हो गया कमजोर, तो भाई साहब आप पर तो फर्क पड़ना है। तो ये भी फर्क होता है, राइट। अब ये गोल्ड काउंसिल क्या है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो अगर स्टेटमेंट आ गया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इज द ओनली रेगुलेटर ऑफ इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट, फुल स्टॉप। एक स्टेटमेंट आ गया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इज ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन अंडर यूनाइटेड नेशंस ट्रेड डेवलपमेंट विंग। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताइए, 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, जो आपकी श्रद्धा हो आप जो है उस ऑप्शन को लगाइए। मैं दोबारा रिपीट करूं, मैंने कहा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इज द ओनली इंटरनेशनल रेगुलेटर फॉर रेगुलेटिंग इंटरनेशनल प्राइसेस मार्केट ऑफ गोल्ड, ठीक है। दूसरा है कि यूएन की एजेंसी है अंडर यूएन ट्रेड विंग। बताइए ओनली 1, ओनली 2, बोथ करेक्ट या नन ऑफ दीज। तो जिन लोगों ने पहचान लिया है कि ओनली 1 करेक्ट है, बता दूं ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने पहचान लिया ओनली 2 करेक्ट है, नहीं है, तो आप कहेंगे समझ गए हैं, दोनों करेक्ट है। एक्चुअली दोनों ही गलत है। विश्वास मानिए ये जो स्टेटमेंट है मैंने अभी अभी बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो नाम से लग रहा है आपको कि रेगुलेटर, कोई रेगुलेटर नहीं है ये, ना ही ये यूएन का विंग है। मैंने अभी अभी ये यूएन का ट्रेड विंग का ऑर्गन ऐसे ही मैंने अभी यहीं बनाया है, ये कुछ नहीं है ऐसा। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है क्या? ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। ये रिसर्च करती है कि कैसे आप और हम जैसे लोग गोल्ड ज्यादा खरीदें, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का और कहां कहां यूज हो सकता है, कैसे लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं गोल्ड के तरफ। तो बेसिकली जो बड़े बड़े गोल्ड कंसोर्टियम हैं वो उसमें पैसा लगाते हैं, ये मार्केट डेवलप करती है उनके लिए। बात समझ में आई? तो ना तो यूएन का ऑर्गन है, ना भाई साहब ये कोई रेगुलेटर है। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। और बेसिकली जो मेजर मार्केट्स हैं जो मतलब कि 3/4 ऑफ गोल्ड कंजप्शन करती हैं, ये उन्हीं मार्केट पर फोकस करती हैं, राइट। तो बेसिकली इंडस्ट्री स्पेसिफिक है ये। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि गोल्ड का भाव चेंज होता है? एक तो आपका गोल्ड प्रोडक्शन है, ये तो सीधी सी बात है भाई, अगर गोल्ड प्रोडक्शन में डिप हो गया तो जाहिर सी बात है फिर तो गोल्ड का भाव बढ़ेगा, अगर डिमांड वहीं की वहीं है या डिमांड बढ़ रही है, ये बात तो सीधी आप समझते हैं। तो आप कहेंगे सर फिर तो सर गोल्ड का प्रोडक्शन तो बढ़ा ही होगा। अब मैं आपको थोड़ा डेटा दिखा देता हूं। पहले नीचे वाली लाइन का डेटा देखिएगा, क्योंकि 2018 और 19 में जो पीक था जो प्रोडक्शन का, गोल्ड प्रोडक्शन का, वो था 3,300 मैट्रिक टन्स पर ईयर, ठीक है। इन 2 सालों का डेटा देखा। अब इसके बाद आ जाइए 2020-21 में कितना है, 3,000 मैट्रिक टन्स पर ईयर। तो भाई साहब ये तो 300 मैट्रिक टन घट गया प्रोडक्शन। तो माइन, आपकी नंबर ऑफ माइन बढ़ी, लेकिन पर ईयर जो ग्लोबल प्रोडक्शन है गोल्ड का वो तो 300 मैट्रिक टन घट गया। तो भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अरे भाई साहब बिल्कुल लाजमी है, इंक्रीज होंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो इजी गोल्ड था वो लगभग माइन हो चुका है इन डिस्कवर्ड माइंस, यानी कि जो आसानी से निकाला जा सकता था गोल्ड। अब जब आसानी से निकाला जा सकता था वो निकाल लिया है। जो अभी डिस्कवर्ड माइंस है जिसमें अभी काम चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अब उन्हीं में से अगर और गोल्ड निकालना है तो आपको और गहराई में जाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, टफ होगा कि नहीं होगा, तो ये रीजन है जी एक। तो दूसरा सेंट्रल बैंक रिजर्व्स। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, डॉलर एंड अदर करेंसीज को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखता है। जब सेंट्रल बैंक्स को लगता है कि यार ये डॉलर पे ना विश्वास करा नहीं जा सकता, जैसे कि चाइना इस समय कर रहा है। मैंने आपको बताया कि चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में दुनिया का सबसे बड़ा डॉलर का रिजर्व कहा जाता था। अब उसने ग्रेजुअली इस डॉलर के रिजर्व को किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, गोल्ड में। गोल्ड पे भरोसा ज्यादा है। तो मुझे बताओ अगर ये सेंट्रल बैंक्स टन्स में गोल्ड खरीदेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ऐसे में कोई हमारा 1-2 त्योहार आ गया तो उससे क्या ग्लोबल डिमांड इतनी बढ़ जाएगी जितना ये सेंट्रल बैंक्स बढ़ा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, राइट।
हालांकि बता दूं, चाइना और इंडिया दुनिया की 50% गोल्ड डिमांड रखते हैं। मतलब जितना विश्वास और प्यार गोल्ड के प्रति भारत में देखा जाता है आम आदमी का, सोसाइटी का, उतना दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। मैं चाइना को भी इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि चाइना का बिगर चंक जो है ग्लोबल डिमांड का, इट इज कमिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बैलेंस करना गोल्ड को, वहां से आ रहा है। यूएस डॉलर की वैल्यू, अगर यूएस डॉलर की वैल्यू घटेगी या उसमें विश्वास कम होगा, उसका इंडेक्सिंग कम होगा, तो मुझे बताइए, मान लीजिए आप जो है डॉलर लेकर बैठे, मान लीजिए डॉलर है, ठीक है, आपने कुछ डॉलर ले लिया, आपको लगा यार रुपया जो है 60 रुपये चल रहा था, अभी 80 चल रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैंने करेंसी एक्सचेंज वालों से 80 के भाव में डॉलर एक्सचेंज करा लिए, ठीक है, मान लीजिए ये, मान लीजिए रुपया, ये डॉलर है, मान लेते हैं ख्याल के लिए, तो आपने ये दिए और ये डॉलर ले लिए। अब डॉलर लेके आपको लगा कि अब मैं इंतज़ार करता हूँ, धीरे धीरे ऐसा होगा कि $1 का भाव शायद 100 रुपये, 110 रुपये हो जाए, फिर मैं दोबारा करेंसी एक्सचेंज वाले के पास जाऊंगा, चांदनी चौक दिल्ली में या जहाँ पर भी आप जाते हैं, और वहाँ से कन्वर्ट करा लेंगे। आप कहोगे पैसा ही पैसा, फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया, देखो कराई क्या था, बस डॉलर लेकर बैठे थे, डॉलर का भाव बढ़ा तो हमने चेंज कर दिया। लेकिन भाई साहब डॉलर का भाव घट भी तो सकता है, तो अगर डॉलर का भाव घट गया तो ऐसे में आपने सोचा था इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, तो फिर आपके घर वाले कहेंगे तुमने क्या करा भाई, तुम्हें दिख नहीं रहा था। यहाँ इतनी सारे एडिटोरियल्स आ रहे हैं कि यार यूएस की मार्केट में प्रोबेबल रिसेशन आने वाला है, तो यार जब उसकी मार्केट में विश्वास कम होगा डॉलर, और कितने सारे देश जो हैं वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रहे हैं, डॉलर पर जो डिपेंडेंस है इंटरनेशनल ट्रेड की वो ग्रेजुअली कम हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो डॉलर की ग्लोबल डिमांड घटेगी कि नहीं घटेगी? अगर डॉलर की ग्लोबल डिमांड घटेगी तो भाव तो घटेगा। तो आपके घर वाले कहेंगे भाई तुम क्या बिजनेस करने चले थे, एक करेंसी एक्सचेंज का सिंपल दिमाग लगा लेते, रह कि नहीं? तो मतलब थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा कि ये सुनना तो पड़ेगा जो हम आपको सुना रहे हैं, यहाँ पे समझना तो पड़ेगा क्या प्रूफ्स हैं इसके। खैर, तो ऐसे में फिर आप क्या सोचोगे यार इससे अच्छा होता यार गोल्ड खरीद लेता। तो इसी तरीके से यहाँ पर है। तो अगर डॉलर की वैल्यू डिक्रीज होती है इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें विश्वास कम होता है, तो कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, नॉट जस्ट नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बड़े इन्वेस्टर्स वो अपने करेंसी को डॉलर में रखते हैं, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को डॉलर में रखते हैं। तो ऐसे में फिर वो सोचते हैं डॉलर की जगह क्या कर लेते हैं, गोल्ड में चले जाते हैं। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, अगर महंगाई दर बढ़ती है तो महंगाई दर बढ़ेगी, तो मुझे बताओ करेंसी की वैल्यू क्या होती है महंगाई दर में? मीन्स एज इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ दिस नोट विल इंक्रीज और डिक्रीज। बताइए। अरे भाई साहब, पहले मान लीजिए थोड़ा छोटा ही नोट ले लेते हैं क्योंकि आलू प्याज का एग्जाम्पल देना है। मान लीजिए 50 रुपीज़, तो आपके पेरेंट्स ने आपको कहा, मम्मी ने आपको कहा कि लो भाई 50 रुपये और 1 किलो प्याज ले आओ। गए और आप 1 किलो प्याज ले आए। उसके बाद दोबारा 1 महीने बाद तो मम्मी ने कहा कि भाई जाओ 1 किलो प्याज लेकर आओ। आप फिर 50 का नोट लेकर गए कि चलो मैं 1 किलो प्याज ले आता हूँ। लेकिन प्याज वाले ने कहा कि भाई साहब इस नोट से प्याज नहीं आएगी 1 किलो, अब आपको मिलेगी आधा किलो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 महीने पहले इस नोट की वैल्यू 1 kg अनियन थी, लेकिन अब इस नोट की वैल्यू आधा किलो अनियन हो गई है, घट गई है। तो पहले यही नोट 1 किलो प्याज ला रहा था, अब यही नोट मात्र आधा किलो प्याज ला रहा है। तो इस नोट की वैल्यू तो कम हो रही है। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यार इस नोट की वैल्यू कम हो जाएगी, महंगाई दर अगर बढ़ रही है, चलो इस नोट को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, गोल्ड में। तो अगर गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया तो अब महंगाई दर बढ़ती रहे, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो उनका पैसा है, वो सेफ हो गया कि नहीं हो गया? सेफ हो गया। तो इससे भी गोल्ड की तरफ रुझान बढ़ता है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली ये कनेक्टेड है, यानी कि लोग अपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट रखते हैं उसका कुछ परसेंट, जैसे कहीं जो एडवाइजर्स होते हैं वो कहते हैं कि अराउंड 10 से 20% आप रख सकते हैं गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए। 10-20 साल के लिए रख रहे हैं तो इतना तो आप गोल्ड में रख लीजिए, काम आएगा वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए। इन्वेस्टमेंट डिमांड, अब तो ऐसा है कि आपको ज़रूरी नहीं है फिजिकल गोल्ड खरीदो। सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी है कि भाई गोल्ड के साथ इंडेक्स्ड है, गोल्ड के रेट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, प्लस कुछ ब्याज भी मिलेगा 2.5% के आसपास फॉर एग्जांपल। ऐसे ETFs भी होते हैं, यानी कि कुछ हाउसेज होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे कंपनीज होती हैं वो गोल्ड रखते हैं टन्स में। अब वो क्या करते हैं, उस गोल्ड की वैल्यू को ना डिवाइड कर देते हैं
और कहते हैं कि भाई तुम्हें कितना गोल्ड लेना है। आपने कहा सर मुझे तो 1 लाख का गोल्ड लेना है। तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो और आप ना हमारा गोल्ड का जो शेयर है, हमारे पास 1 टन है, तो 1 टन में से कुछ शेयर तुम्हें 10,000 इन्वेस्ट करने हैं, 10,000 का ETF ले लो। तो एक तरीके से तुमने जो टोटल पूल है, तुम्हारे पास फिजिकल गोल्ड नहीं आएगा लेकिन एक शेयर आ जाएगा। तो जब भी उसकी वैल्यू जो भी बढ़ेगी उसके हिसाब से तुम्हारी जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये भी एक टूल है। चाइना की बैंक का डिमांड, ये तो बता दिया आपको कि अभी जो सर्ज हुआ है उसमें एक रीजन जो है वो चाइना भी कहा जा रहा है, क्योंकि उसने बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। अभी और क्या क्या कारण है, एक आपको बताया कि यूएस का फेडरल रिजर्व प्रोबेबिलिटी है कि वो नियर टाइम में जो आपकी इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर वो कम करेगा। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो यानी कि वो पैसा जो है वो कहीं और जाएगा। तो ऐसे में सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड भी है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है, अगर महंगाई दर बढ़ रही है तो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, ये इस समय का कारण है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन एक बड़ा कारण है। रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है वो डिस्टॉर्ट हुई है, ट्रेड डिस्टॉर्ट हुआ है। तो कितने सारे इन्वेस्टर जो पहले कहीं पर पैसा लगाना चाहते थे अब वो पैसा नहीं लगा रहे, वो थोड़े से रिस्क एवर्स हो गए हैं। तो ऐसे में कुछ पार्ट उनके जो पैसा है उसका गोल्ड में जा रहा है। ये भी एक एग्रीगेट डिमांड के राइज का कारण बताया जा रहा है। और इसमें इजराइल वाला एंगल भी है, इजराइल हमास, क्योंकि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी की होप देखी जा रही थी अब्राहम अकॉर्ड के बाद। फिर G20 में कहा जा रहा था आईमेक बनेगा और यहाँ इंडिया से और यूरोप तक कनेक्ट हो जाएगा, रीजन ऑफ पीस बन जाएगा मिडिल ईस्ट। लेकिन वो सारे अभी जो स्पेकुलेशंस हैं वो नेगेटिव में जा रहे हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट कारण है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया अगर वीक हो जाता है तो आपको ज़्यादा रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा टू परचेज दैट गोल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली हम इंपोर्ट ही करते हैं, राइट। तो ये भी एक महंगाई का कारण हो सकता है। अब सही समय है क्या भाई गोल्ड खरीदने का? तो देखो, अगर किसी के पास पैसा है इतना कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, अगर आप सैलरी हैं ले रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास अगर पैसा है तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है देयर इज नो बैड टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो भाई बढ़ेगा ही, राइट। तो रिस्क मिटिगेशन के लिए इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई गोल्ड में रिस्क कम है, राइट। और ये कहना कि क्या गोल्ड में प्राइस डिप होगा क्या अभी रिसेंट टाइम में, तो इस पर भी केवल स्पेक्यूलेशन है। नो वन कैन से वन थिंग, क्योंकि केवल एक फैक्टर से आप नहीं डिटरमाइन कर सकते, मल्टीपल फैक्टर्स वर्क करते हैं। लेकिन अगर एवरेज प्राइस की बात करें तो ऐसा कोई मेजर डिप आज तक नहीं आया है। मतलब जैसे मैं अगर आपको शुरुआत वाली स्लाइड दिखाऊं तो वहां पे भी आप अगर डिप देखेंगे तो ये देखिए, तो यहां पर जो डिप देखते हैं, स्लाइड देखते हैं, तो इसी वजह से कहा गया कि लॉन्ग टर्म में तो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक होता ही है गोल्ड। ये आपका लिंक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर डायरेक्ट अपने कैमरा में से स्कैन करके या डायरेक्ट स्कैन करके यू कैन ज्वाइन दी सोशल मीडिया, और यहां पर आपको ये PDF मिल जाएगा। मैं इस वीडियो को यहां पर कर रहा हूं अंत।